नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष इस हफ्ते पूरे हो गए और आज हम सबसे पहले आरएसएस की इस यात्रा का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि एक ऐसा देश जो सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, उस देश में राष्ट्रीय चेतना के लिए संघ का योगदान कैसा रहा और कितना रहा। हमारे देश में विपक्षी पार्टियों ने हमेशा से संघ की आलोचना की है, लेकिन पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की सनातन संस्कृति की पहचान को बनाकर रखा है। आज हम राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका को डिकोड करेंगे और आज चाहे संघ के आलोचक हों या संघ के समर्थक हों, सभी को यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी ने इसी हफ्ते कोलंबिया में कहा कि मोदी सरकार चीन से डरती है और इसीलिए चीन से लड़ाई नहीं कर पा रही। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो भारत और चीन का युद्ध न होने की वजह से बहुत निराश हैं और अब भारत को इस युद्ध के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका की एक महिला ने सस्ता इलाज भारत में जब देखा तो वो कितनी हैरान रह गई। आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी है क्रिस्टन फिशर की, जिन्हें दिल्ली में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए जाना पड़ा और सिर्फ 50 रुपए खर्च करके उनका इलाज हो गया और वो ठीक हो गई। उनका कहना है कि अमेरिका के मुकाबले भारत में इलाज बहुत ही सस्ता और आसान है। अब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्षों का विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे यह है, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारी संस्कृति में केक काटकर जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा है? आज हमारे देश में लोग केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि यह तरीका कहां से आया है? जबकि हमारी संस्कृति में जन्मदिन पर लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर जाते हैं। दूसरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति में डाइनिंग टेबल पर खाने की कोई परंपरा रही है? आज हर घर में आपको खाने के लिए डाइनिंग टेबल मिल जाएगी, जबकि हमारे देश में जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा रही है। तीसरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति में मैडम कहने की कभी कोई परंपरा थी? आज किसी अनजान महिला को बुलाने के लिए भी उसे जब हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं तो मैडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और मैडम शब्द फ्रांस का है, लेकिन आज हमारे देश में बोलचाल में, हिंदी की बोलचाल में भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हमारे देश में कई ऐसी परंपराएं आज लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं जो बाहर से आई हैं, विदेशी संस्कृति से आई हैं और हमने खुशी खुशी उन्हें अपना लिया है। जब कोई देश सदियों तक गुलाम रहता है तो उस देश के लोगों का अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान से आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। भारत 800 वर्षों तक गुलाम रहा। पहले लगभग 600 वर्षों तक हमारे देश में मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे, दूसरे धर्म के लोग थे। उसके बाद करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, ये भी बाहर से आए थे और ये ईसाई थे। आज से लगभग 800 वर्ष पहले जब हमारे देश में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई इस्लाम के नाम पर, उस समय भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग रहा करते थे। बस यही धर्म थे, इसमें से भी ज्यादातर हिंदू थे। मुसलमान आक्रमणकारियों के बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश की लगभग 85% आबादी हिंदू थी और बाकी 15% आबादी में 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी थी। कहां एक जमाने में 100% के आसपास आबादी हमारी हिंदू आबादी हुआ करती थी। आज हमारे देश में मुस्लिम आबादी 14% से ज्यादा है। इस तरह जब कोई देश सदियों तक गुलाम रहता है तो उसकी आबादी बदल जाती है, डेमोग्राफी बदल जाती है और किसी राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी होता है एकता, अखंडता और अपना आत्मसम्मान। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी 100 साल की इस यात्रा में भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा भारत जो सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा, जिसे
अब अपनी ही पहचान पर शक होने लगा था। आज हमारे देश में मोदी सरकार को अक्सर आपने देखा होगा, कहा जाता है कि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है। क्या आपने सोचा कि ये राष्ट्रवाद का जो नाम है, ये जो सोच है, ये कहां से आई? जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय आरएसएस ने इस राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। सच्चाई तो यह है कि 800 वर्षों की गुलामी ने भारत की आत्मा को तोड़कर रख दिया था, कमजोर बना दिया था। यह वो दौर था जब भारत के बहुसंख्यक यानी भारत की हिंदू आबादी अपनी पहचान पर गर्व करने के बजाय उसे लेकर ग्लानि का भाव रखने लगी थी। लेकिन संघ ने उस गुलामी की मानसिकता पर चोट करके हिंदुओं को जगाने का काम किया। संघ ने भारत की उस आत्मा को फिर से हिंदुत्व की संजीवनी दी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। लेकिन वर्ष 1925 में जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, तब उनका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि हिंदुओं को संगठित करना संभव ही नहीं है, हिंदुओं को एक किया ही नहीं जा सकता। हिंदुओं को संगठित करना वैसा ही है जैसा एक तराजू पर मेंढक को तोलना। लेकिन संघ की 100 साल की इस गौरवशाली यात्रा ने इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। आज यूनान, मिस्र और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सदियों की गुलामी के बावजूद आज भी भारत की सनातन संस्कृति जिंदा है और इसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका मानी जाएगी। आरएसएस ने भारतीय संस्कृति की न केवल रक्षा की, बल्कि इसका पुनर्जागरण किया। दुनिया में कई समाजसेवी संस्थाएं हुई हैं, लेकिन संघ पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सामाजिक कल्याण के साथ भारत को एक सांस्कृतिक पहचान देने का काम किया। संघ के आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी और स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस के योगदान से जुड़ा एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के में एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है और दूसरी तरफ इस पर भारत माता और स्वयं सेवक की तस्वीर छपी है। हमारे देश में आजादी के बाद पहली बार भारत माता की तस्वीर वाला कोई सिक्का जारी किया गया है। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन की गई थी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना के महत्व और आज संघ क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताया। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी देश को मिटाना हो, किसी राष्ट्र को मिटाना हो तो उसकी संस्कृति और पहचान को मिटा दो। वर्ष 1947 से पहले लगभग 800 वर्षों तक हमारे देश पर दूसरे धर्मों के लोगों का शासन रहा। पहले करीब 600 वर्षों तक मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा
जो ईसाई धर्म के थे, और 800 वर्षों की गुलामी के दौरान भारत की संस्कृति और पहचान को बार बार मिटाने की कोशिश की गई, बार बार इसे निशाना बनाया गया। आजादी के बाद भी भारत की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की जो आबादी थी, उसकी संस्कृति पर हमले होते रहे, उसकी सोच पर हमले होते रहे, उसकी पहचान पर हमले होते रहे। वर्ष 1947 के बाद लगभग 67 वर्षों तक लगातार हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें हिंदुओं और उनकी पहचान को दूसरे दर्जे की पहचान यानी सेकंड क्लास का नागरिक माना जाने लगा। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदुओं पर अपने ही धर्म का पालन न करने का एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के समय संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अलग से जोड़ दिया गया। हिंदू संस्कृति की उपेक्षा करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इस देश के हर हिंदू को यह समझाया गया कि इसे धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की है, बाकी किसी की नहीं। हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली और करवा चौथ के बारे में नकारात्मक बातें फैलाई गई। माथे पर तिलक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, यहां तक कि योग करना, ये सब भारतीय संस्कृति की पहचान रहे हैं, लेकिन इन्हें पिछड़ेपन कहकर बदनाम किया गया, इन्हें अंधविश्वास बताया गया। यह कहा गया कि पढ़े लिखे लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। ऊंचे संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं उन्हें नहीं बताना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर 100 वर्ष पहले संघ की स्थापना न की गई होती तो आज हमारा देश किस हाल में होता? आज अगर आरएसएस न होता तो हिंदुओं के मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति ऐसा आत्मविश्वास पैदा न होता। पश्चिमी और विदेशी विचारधाराएं पूरी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियों पर हावी हो चुकी होती और शिक्षा और संस्कृति में भारतीयता पूरी तरह से शायद मिट चुकी होती। आज आरएसएस के करीब 52 संगठन हैं। ये अलग अलग संगठन शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में काम करते हैं। आज आपको आरएसएस की 5 उपलब्धियां मैं बताना चाहूंगा। पहला, हिंदुओं का या कह लीजिए कि हिंदुत्व का पुनर्जागरण। संघ ने अपनी शाखाओं के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाने का काम किया, अपनी संस्कृति पर फिर से गर्व करना सिखाया। आज देश भर में आरएसएस की 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं जो देश में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। इसकी सबसे मजबूत बात यह है कि संघ के जो फुटप्रिंट्स हैं वो आज हर राज्य में हैं और लगभग देश के हर परिवार तक संघ की पहुंच है। दूसरा, राष्ट्रवाद की राजनीति। भारत में राष्ट्रवाद की राजनीति की शुरुआत संघ ने ही की। वर्ष 1951 में संघ की प्रेरणा से जनसंघ का निर्माण हुआ और फिर 1980 में जनसंघ से जुड़े लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और आज संघ का राष्ट्रवाद ही बीजेपी की पहचान है और बीजेपी की नींव है। तीसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। संघ ने, धर्म को छोड़ दीजिए, आप धर्म की बात थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक आंदोलन चलाया। राम मंदिर जिसे लेकर 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, जो कि हर हिंदू की इच्छा थी, उसे संघ ने ही एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। चौथा, सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। संघ के विद्या भारती के तहत देश भर में 12,700 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं, जहां लगभग 32 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए करीब 1.5 लाख शिक्षक भी हैं। पांचवां, सामाजिक कल्याण। आरएसएस का एक संगठन सेवा भारती देश भर में 35,000 से ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम चलाता है। यह संगठन देश भर के गरीबों, बुजुर्गों और अनाथों की मदद के लिए काम करता है और आज आरएसएस के लगभग 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। देश में जब भी बाढ़ और सूखा जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की थी।
बदले में कुछ नहीं मांगते। आरएसएस में हर स्वयंसेवक को एक सीख दी जाती है। कहा जाता है, मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर, यानी मीठा बोलिए और लगातार काम करते रहिए, बैठिए मत। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद के लिए संघ ने हमेशा से काम किया है। वर्ष 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, उस समय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की भी मदद की और आरएसएस की सेवा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया और उस समय 3000 स्वयंसेवकों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा भी लिया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले 100 वर्षों में आरएसएस के खिलाफ कई बार राजनीतिक साजिशें हुई हैं। उन पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन सभी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए यह संगठन लगातार मजबूत होता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संघ के शताब्दी समारोह में यह कहा कि कैसे जब भी देश पर कोई संकट आया तो आरएसएस ने हमेशा उस पर काम किया। 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। और आज भी आरएसएस गांव-गांव जाकर लोगों को भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहा है। हमारे देश की परंपराओं, हमारे धर्म ग्रंथ और पौराणिक घटनाओं पर गर्व करने के लिए आज भी संघ आपको और आपके बच्चों को प्रेरित करता है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष, हमारे देश में एक लॉबी है जो लगातार आरएसएस पर हमला करती आई है, आरएसएस के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े करती आई है, आरएसएस की सोच पर सवाल खड़े करती आई है। और एक ये जो लॉबी है हमारी, इसने हमेशा आरएसएस की नीतियों की आलोचना की है। लेकिन आरएसएस को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको भारत को ठीक से समझना होगा, आपको भारत की सोच को ठीक से समझना होगा। और याद करके, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि एक ऐसा देश जो लगभग 800 वर्षों से गुलाम रहा है, गुलाम भी किन का? 2 अलग अलग बाहर से आए धर्म के लोगों का गुलाम। पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों का गुलाम, जिसने हिंदुओं को लगातार परेशान किया, उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की। और उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेज, वो भी एक दूसरे धर्म से आए, ईसाई धर्म से आए। ऐसे समय में भारत के जो लोग थे, आजादी के बाद हमारा जो समाज था, वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। अपनी पहचान पर उन्हें शक होने लगा था, खुलकर कह नहीं पाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, और वो बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक जैसा महसूस करते थे। और ऐसे समय में जब संघ के लोग आए, उनके कार्यकर्ता आए, तो उन्होंने वापस से इस आबादी के मन में वो विश्वास पैदा किया। जब श्री राम ने रावण से युद्ध के बाद लंका पर विजय हासिल की, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा था कि सोने की लंका कितनी अच्छी है, हमें यहीं रहना चाहिए, क्या सोने की लंका आपको लुभाती नहीं? और इसके जवाब में श्री राम ने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। लेकिन यह बात शायद हमारे देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही, और इसीलिए वो जब भी विदेश जाते हैं तब हर बार भारत का अपमान करते हैं। आजकल वो विदेश यात्रा पर हैं और इस समय वो दक्षिण अमेरिका के एक देश कोलंबिया में हैं। वहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए और राहुल गांधी ने वहां आज 2 बड़ी बातें कही हैं जिन पर आपको नजर डालनी चाहिए। पहला, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चारों तरफ से हमला हो रहा है जो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और दूसरा, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में कायरता छिपी हुई है और इसीलिए भारत
चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा क्योंकि मोदी सरकार चीन से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं, भाषाएं और विचार हैं। लोकतंत्र ही वो तरीका है जिसमें हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस समय हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला हो रहा है, राहुल गांधी ने यह भी कहा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें अपना बयान देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत को लेकर राजनीति सिर्फ भारत में होनी चाहिए। आप राजनीति कीजिए, चुनाव में कीजिए, आप राजनीति संसद में कीजिए, विधानसभाओं में कीजिए, लेकिन भारत के बाहर अगर आप चले गए तो आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, आप भारत के राजदूत बन जाते हैं, वो भी तब जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं। आप भारत में विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता होने का मतलब यह नहीं कि भारत आपको पसंद ना हो, कि आप मोदी की आलोचना करते करते भारत की भी आलोचना करने लगे। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली से करीब 15,000 किलोमीटर दूर बैठकर कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और विदेशों में भारत का अपमान करने की एक बार फिर उन्होंने कोशिश की है। अब आप देखिए कि उन्होंने आज क्या बयान दिया है। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. लोकतंत्र की अलग अलग व्यवस्थाओं पर भारत में हमले हो रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं कोलंबिया में बैठकर। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उनके दूसरे बयान और भी ज्यादा विवाद खड़ा कर सकते हैं, और उनका विषय है भारत और चीन के बेहतर हो रहे आपसी संबंध। कई वर्षों के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी चीन होकर आए हैं, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, और अब ये संबंध धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी अब चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने या भारत को चीन पर हमला करने के लिए एक प्रकार से उकसा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बात से बड़े निराश हैं कि भारत और चीन के बीच संबंध खराब क्यों नहीं हुए, भारत ने चीन पर हमला क्यों नहीं किया, इस बात को लेकर वो निराश हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार चीन से डरती है और इसीलिए वो चीन से लड़ाई नहीं कर पा रही है। सोचिए, जब दोनों देशों के बीच फिलहाल युद्ध की कोई संभावना नहीं है, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो रही है, तो विपक्ष के नेता ऐसा बयान बाहर जाकर क्यों दे रहे हैं? और अगर कभी कोई संघर्ष हुआ भी तो शायद राहुल गांधी सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि भारत के कितने विमान गिरे। अब आप राहुल गांधी का अगला बयान सुनिए। Notice one thing, and this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। तो आपने देखा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को चीन से अब लड़ाई कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ भी आपने देखा होगा, जब भारत की सरकार पाकिस्तान पर कोई कड़े कदम उठाती है, उनके साथ बातचीत बंद कर देती है, सारा व्यापार बंद कर देती है, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध कब सुधारेंगे,
कांग्रेस के नेता वहां जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, तब हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य कर देंगे, हम एक बार फिर से दोस्ती कर लेंगे। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर राहुल गांधी ये पूछने लगते हैं कि आपका नुकसान कितना हुआ है, पहले ये बताइए, आपके विमान कितने गिरे हैं, पहले हमें ये बताइए। और यही काम वो चीन के साथ भी करने वाले हैं। आज उकसा रहे हैं कि चीन के साथ लड़ाई कर लो, और अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो सबसे पहले हमारी सेना पर सवाल खड़ा करेंगे, सबसे पहले भारत से ही पूछेंगे, भारतीय सेना से ही पूछेंगे कि अब ये बताइए, लड़ाई तो आपने कर ली, लेकिन आपकी तो हार हो गई, आपके इतने विमान गिर गए, आपका इतना नुकसान हो गया। आपको याद होगा इसी साल अप्रैल में अमेरिका के बॉस्टन में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। और वहां जाकर क्या, यहां देश में भी वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारत के चुनावों में धांधली हो रही है। वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जब अपने ही देश में होते हैं तो लोकतंत्र बचाओ यात्रा करते हैं, विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जब सिर उठाकर चलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है वो है लोकतंत्र की ताकत। लोकतंत्र की ताकत कहां से आती है? वो आती है चुनाव से। और आज पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा चुनाव कराता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर हमारे देश में है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव हमारे देश में होता है, और ये भारत की शान है। और राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि भारत की जो शान है, भारत का जो मुकुट है, अगर उसी का अपमान कर दिया जाए, उस पर लोगों का विश्वास हिला दिया जाए, तो भारत कमजोर होने लगेगा। और इसीलिए वो सबसे पहला जो हमला करते हैं वो करते हैं लोकतंत्र पर, कि भारत में तो लोकतंत्र ही खतरे में है। भारत जो पूरी दुनिया में कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। सोचिए, 146 करोड़ लोगों का देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया का हर देश हमारी इस बात को मानता है, हमारी हर बात में इस बात का वजन महसूस करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब कुछ कहता है तो आपको वो बात गंभीरता से लेनी चाहिए। और राहुल गांधी भारत से उसी शान को छीन लेना चाहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र किस चीज से बनता है? चुनाव से बनता है। इसलिए वो चुनाव को बदनाम कर रहे हैं कि भारत में तो चुनाव में धांधली होती है, भारत में वोट चोरी होता है। इसके बाद लोकतंत्र किससे बनता है? अभिव्यक्ति की आजादी से बनता है कि सबको अपनी बात कहने का बराबर का अधिकार है। वो इस पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भारत में तो अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि भारत का मीडिया अपना काम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और फिर आती है जुडिशरी, यानी हमारी न्यायपालिका। उस पर भी कांग्रेस पार्टी अक्सर सवाल खड़े करती रहती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आए जो उन्हें सूट नहीं करता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर भी सवाल उठाते हैं, ईडी पर भी सवाल उठाते हैं। हर संस्था जो भारत में इस समय है, सब पर सवाल उठाते हैं। अब इसे आप समझ लीजिए कि इसका मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था केवल शहरों के सहारे चलती है और गांवों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें आज की ये खबर जरूर देखनी चाहिए। जीएसटी में छूट का सबसे बड़ा असर गांवों में ही दिख रहा है। शहरों में आपने शॉपिंग मॉल्स के बाहर आईफोन 17 या दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी होंगी। आपको लगता होगा कि शहरों के लोग ही ये महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन शायद आपने ये नहीं देखा कि गांव के लोग भी अब महंगी वस्तुएं आसानी से खरीद पा रहे हैं। इस नवरात्रि में ग्रामीण इलाकों में कार, ट्रैक्टर, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। गांव में रहने वाले किसान और मिडिल क्लास ने यह दिखा दिया कि देश की जीडीपी में उनका योगदान कितना अहम है। लोग त्योहार के मौके पर मिले जीएसटी की छूट का पूरा फायदा उठा रहे हैं और सही मायने में अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रहे हैं। अब देखिए कैसे ग्रामीण इलाकों में मारुति सुजुकी, hyundai और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री में इस साल 100% से लेकर 133% तक की वृद्धि हुई है। गांव के लोग कैसे गाड़ियां खरीद रहे हैं देखिए आप। पिछले साल के मुकाबले इस साल दुगनी से ज्यादा गाड़ियों की खरीदारी हो रही है।
ट्रैक्टर्स की बिक्री में भी 30 से लेकर 40% की वृद्धि हुई है। इस साल ट्रैक्टर्स की बिक्री 10 लाख से ज्यादा होने की संभावना है। गांव के लोग अब शॉपिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी खूब जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन टीवी की बिक्री शहरों की तुलना में लगभग दुगनी रही। लोग स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने में भी गांव के लोग अब पीछे नहीं रहे। 20,000 रुपए से ऊपर के स्मार्टफोन्स की बिक्री गांव में 50% तक बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में लैब में बने डायमंड्स की डिमांड में 10 गुना वृद्धि हुई है। यह इस बात का सबूत है कि आज गांव में रहने वाला व्यक्ति आर्थिक तौर पर भी सक्षम हो रहा है। सोचिए, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, महंगी वस्तुएं सिर्फ शहरों तक सीमित थे, वो अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। अब आपको गांव में बदलते शॉपिंग कल्चर के बारे में एक जानकारी बताता हूं और आप भी हैरान रह जाएंगे। गांवों में साउथ कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। सोचिए, गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के जो लोग हैं, साउथ कोरिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। 3 गुना वृद्धि हो गई है उसमें। यह इस बात का संकेत है कि अब गांव की महिलाएं भी शहर की महिलाओं की तरह प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च कर रही है। यह दिखाता है, क्या दिखाता है, कि ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं, जागरूक हो रही हैं और वो जानती हैं कि पूरी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट्स कहां से लेने हैं। उनकी खरीदारी का पैटर्न बदल रहा है। पहले प्रीमियम घड़ी खरीदना एक सपना होता था, लेकिन आज गांव में प्रीमियम घड़ियों की बिक्री भी दुगनी हो चुकी है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत गांव में बसता है। यह बात सच है। देश में लगभग 6,65,000 गांव हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 63% हिस्सा आज भी गांव में रहता है और देश की कुल आमदनी का 46% हिस्सा ग्रामीण भारत से आता है। पिछले साल गांव में हर व्यक्ति के 1 महीने का खर्च लगभग 9% बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स का लगभग 50% हिस्सा गांव में बिका और यह रकम 45,000 करोड़ रुपए है। इसी रिसर्च से ग्रामीण भारत में 4 सबसे बड़े बदलावों के बारे में पता चलता है। ये सारे जो मैंने आंकड़े आपको दिखाए हैं, इसका मतलब क्या है, क्या समझेंगे आप इससे? तो पहला मतलब यह है कि अब आर्थिक रूप से गांवों के लोग भी सशक्त हो रहे हैं। महंगाई कम होने और आमदनी बढ़ने से उनके पास बचत हो रही है। जीएसटी में जिस तरह से दरें घटी हैं, जिससे सामान अब सस्ता हो रहा है, उसकी वजह से गांव के लोग भी शहरों के लोगों की तरह ही शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की गांव से जुड़ी जो विकास योजनाएं हैं, उनका असर अब दिख रहा है और विकास का फायदा उस आखिरी व्यक्ति को भी मिल रहा है जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है। जो लाइन में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वहां तक उस व्यक्ति की भी पैसे और बचत हो रही है। तीसरा, अब शहर और गांव के बीच का अंतर कम हो रहा है। आज हर गांव में बिजली और इंटरनेट की सुविधा है। अब गांव के लोगों को भी हर नए प्रोडक्ट और नए नए ऑफर्स की जानकारी मिलती है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब गांव के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और चौथी बात यह कि नए भारत में गांव के लोगों की भी इच्छाएं शहरों के लोगों की तरह बढ़ रही हैं। अब वो भी अपना पैसा खुलकर खर्च कर रहे हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में रहने वाले 78% लोगों का मानना है कि महंगाई कम हुई है। यानी महंगाई कम होने और आमदनी बढ़ने से लोगों के पास बचत ज्यादा हो रही है और वो खुलकर खर्चा कर रहे हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है कि जीएसटी की दरें घटने से शहरों के मुकाबले गांव वालों को ज्यादा फायदा होगा। आज गांव में खेती करने वाले किसान न सिर्फ पूरे देश का पेट भर रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि गांव में बैठा व्यक्ति भारत की आर्थिक तरक्की का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है और यही नए भारत की ताकत है। अब उनकी बात करते हैं जो आपके पैसे को लूटने में लगे हैं और इसलिए अब भारत में अपराध के बदलते तरीकों के बारे में आपको बताते हैं। पुराने जमाने में जब आपका पैसा लूटा जाता था तो कोई डकैती करता था, लूटपाट की जाती थी और कभी कभी आपके घर में घुसकर चोर सामान उठाकर ले जाते थे, ताले तोड़ लिए जाते थे। लेकिन अब डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अपराध अब सड़कों के बदले सीधे आपके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स तक पहुंच गया। अब आपके घर का ताला कोई नहीं तोड़ेगा। अब आपके घर में चोर जो घुसकर आते थे चोरी करने के लिए, उनकी संख्या कम होती जा रही है और आपके मोबाइल फोन का ताला तोड़कर जो लोग आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं दूर बैठे, उनकी संख्या बढ़ रही है।
एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी नई रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में डकैती और लूटपाट को मिलाकर 30,000 से ज्यादा घटनाएं हुई, लेकिन इसी दौरान साइबर क्राइम के मामले 86,000 से ज्यादा रहे। तो अब आप देख लीजिए, पहले जमाने की जो चोरी चकारी की घटनाएं होती थी, डकैती की घटनाएं होती थी, वो तो हुई हैं 30,000, लेकिन साइबर क्राइम की घटनाएं हुई हैं 86,000, यानी 3 गुना ज्यादा मामले साइबर क्राइम के बढ़ गए, ज्यादा हैं। अब अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन और इंटरनेट है, और इसी हथियार से वो आपको डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु साइबर अपराध के मामलों में देश में पहले नंबर पर है। 2023 में बेंगलुरु में साइबर अपराध के 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जो वर्ष 2022 से 77% ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक साल में बेंगलुरु में जितने साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, वो देश के अगले 18 बड़े शहरों के कुल मामलों से भी ज्यादा है। एक तरफ अकेला बेंगलुरु है और दूसरी तरफ देश के दूसरे 18 शहर हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि देश भर में साइबर अपराध सिर्फ एक साल में ही 31% बढ़ गए हैं, और हर 10 में से 7 मामले सिर्फ धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। यानी अब कोई लुटेरा नकाब पहनकर आपके घर में नहीं घुसेगा, अब वो दूर कहीं बैठकर आपके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट को निशाना बनाएगा। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में हत्या के मामले 27,000 से ज्यादा थे, और इनमें 2022 के मुकाबले 2.8% की कमी आई। इसी तरह से रेप के मामले भी 29,000 से ज्यादा थे, जिसमें 5.9% की कमी आई। लूट के मामले भी अब 6.1% घटकर लगभग 26,500 रह गए हैं। इसका मतलब है कि हत्या, लूट और रेप के मामले घट रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हम इतनी बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, अगर आप कभी साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं, तो आप अपनी शिकायत कहां दर्ज करवाएंगे? उसी मोबाइल फोन से आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और यह नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यह नंबर है 1930। तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं आज, 1930 आप याद कर लीजिए, यह हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आप 1930 नंबर पर यानी 1930 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। छठ का पर्व मनाने वाले देश के करोड़ों लोगों के लिए आज मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत ही जल्द छठ के पर्व को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 28 सितंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं, और यही परंपराएं पूरी दुनिया में हमारी पहचान बन रही हैं। आप में से काफी लोगों ने रविवार को उनका कार्यक्रम मन की बात सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको फिर से उस कार्यक्रम का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी, तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। यूनेस्को दुनिया भर की परंपराओं, त्योहारों, कला और संस्कृति को अपनी लिस्ट में शामिल करके उन्हें बढ़ावा देता है। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। छठ के पर्व को अगर यूनेस्को की मान्यता मिल जाती है, तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। यह मान्यता मिलने के बाद छठ का पर्व जो है वो ग्लोबल रूप से पहचाना जाएगा, इसकी पहचान ग्लोबल हो जाएगी। इससे बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी छठ के पर्व के संरक्षण और प्रचार के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगी, इस पर पैसा खर्च करेंगी। विदेशों से आने वाले और हमारे देश के पर्यटक इसे देखने के लिए दूर दूर से आएंगे, बिहार और पूर्वांचल जाएंगे। पर्यटकों के आने से स्थानीय स्तर पर कारोबार बढ़ेगा।
दुनिया में अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिलने पर नई पीढ़ी भी इस त्योहार के प्रति जागरूक होगी और इसे मनाएगी। और छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाया जाता है। यह त्योहार धीरे धीरे वैसे तो अब देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और जर्मनी जैसे देशों में भी छठ पूजा की जाती है। ये 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है और इसे बहुत ही कठिन अनुशासन वाला व्रत माना जाता है। इस पर्व में प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी ताकि उनके परिवार को कठिनाइयों से मुक्ति मिले। एक और मान्यता यह है कि कर्ण महाभारत काल में नदी में घंटों तक खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तब उन्होंने कार्तिक महीने में सूर्य देव और छठ पूजा की थी और तब से परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और आज भी कार्तिक महीने में ही छठ की पूजा की जाती है। छठ से जुड़ी कथाएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपने सच्चे मन से छठ पूजा की तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक अकेली सांस्कृतिक विरासत है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग छठ का पर्व मनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024 में छठ पूजा के दौरान लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के बाद 2016 में आपको याद होगा योग को भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। 2017 में कुंभ और फिर 2021 में दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए कैसे भारत की संस्कृति, भारत के त्योहार, भारत के पर्व अब धीरे धीरे ग्लोबल हो रहे हैं। अब हम जिस खबर को डिकोड कर रहे हैं वो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई है। और आज हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे देश के अस्पतालों, हमारे देश की चिकित्सा की तारीफ कोई यहां का व्यक्ति नहीं कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम अपने देश की तारीफ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे तारीफ को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब कोई विदेशी आकर हमारे देश की व्यवस्था की तारीफ करता है तब तो आप गंभीरता से जरूर लेंगे। और इस बार हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ की है एक अमेरिका की महिला ने। इस अमेरिका की महिला का नाम है क्रिस्टन फिशर और वो आजकल दिल्ली में रहती है। क्रिस्टन फिशर ने इंस्टाग्राम पर भारत के बारे में अपने अनुभवों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने भारत और अमेरिका के स्वास्थ्य खर्च का विश्लेषण किया और बताया कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इलाज कराना भारत में अमेरिका के मुकाबले कितना सस्ता है। फिशर के मुताबिक एक दिन वो अपने घर पर सब्जी काट रही थी और इसी दौरान उनके अंगूठे पर एक कट लग गया। कट गहरा था और उनके अंगूठे से काफी खून बह रहा था। इसके बाद वो अपनी साइकिल से खुद ही अपने घर से 5 मिनट की दूरी पर एक अस्पताल गई। उस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में गई। उन्हें लगभग 45 मिनट तक उनका इलाज किया गया और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। 45 मिनट के इस इलाज के लिए उनसे सिर्फ 50 रुपए की फीस ली गई। अब सोचिए किसी अस्पताल में इतना कम बिल देखकर क्रिस्टन फिशर हैरान भी हुई लेकिन बहुत खुश भी हो गई। अब आपको सुनाते हैं कि क्रिस्टन फिशर ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, भारत के अस्पतालों में सस्ते इलाज को लेकर क्या कहा है। I got to this emergency room and there was no wait. India has just such easy, accessible healthcare compared to my experience in the US. And next was that I was there for about 45 minutes and at the end they only charged me 50 rupees. In America, if you step foot into an emergency room, you'll be charged a minimum of $2,000 just right off the bat. Just another reason why I love Indian healthcare so much. तो क्रिस्टन फिशर ने अपने वीडियो में भारत को लेकर 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सस्ती हैं और दूसरा, आसानी से इमरजेंसी रूम आपको मिल जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में आपका जो इलाज है वो आसानी से हो जाता है। इस वीडियो में क्रिस्टन ने यह बताया कि अगर वो अमेरिका में इसी इलाज के लिए किसी इमरजेंसी रूम या इमरजेंसी वार्ड में जाती तो कम से कम $2,000 यानी 1,76,000 रुपए खर्च हो जाते। सोचिए
भारत में जो इलाज सिर्फ 50 रुपए में हो गया, अमेरिका में उस इलाज पर लगभग 1.25 लाख रुपए तक खर्च हो सकते थे। और यह मैं नहीं कह रहा, भारत का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, भारत सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री नहीं कह रहा आपसे। यह बात एक अमेरिका की निवासी जो आजकल भारत में है वो कह रही है। भारत के मुकाबले अमेरिका में हेल्थ केयर या इंश्योरेंस का खर्च कई गुना ज्यादा महंगा है। अमेरिका में एक व्यक्ति का 1 साल का औसत हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि भारत में एक व्यक्ति को साल भर के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए औसतन केवल 5,000 से 20,000 रुपए का प्रीमियम देना होता है। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से आज भारत मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बन चुका है। हर साल दुनिया भर से, दूसरे देशों से लाखों लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारण हैं। एक तो भारत के जो डॉक्टर हैं वो दुनिया भर में बेहतरीन डॉक्टर माने जाते हैं, इलाज बहुत अच्छा होता है, और दूसरा बहुत सस्ता होता है। वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच लगभग 1,31,856 विदेशी लोग भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आए। पिछले साल 2024 में 4,63,000 मेडिकल वीजा जारी किए गए थे। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल टूरिज्म से भारत को 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इन सुधारों को देखना नहीं चाहते। वो हमेशा हर मुद्दे पर केवल आलोचना करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा, और भारत में रहते रहते कई बार हमें भी आलोचना करने की आदत सी हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसे एक नई दृष्टि से वो देखता है चीजों को, तब आपको समझ में आता है कि भारत में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। क्रिस्टन फिशर के इस वीडियो ने यह सच दिखा दिया है कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां लोगों की बुनियादी जरूरतों को अब बेहद कम कीमत पर पूरा किया जा रहा है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया में हुए एक स्कैम के बारे में बताते हैं, और यह स्कैम है सनस्क्रीन का स्कैम। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी त्वचा का बड़ा ख्याल रखते हैं, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए आप अक्सर सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर लगाते हैं, यह सोचकर कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप सनस्क्रीन लगाकर जा रहे हैं और सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरण हैं उससे आपका बचाव हो जाएगा। तो यह खबर आपके लिए है। सनस्क्रीन में SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, जो हानिकारक UV रेज से आपकी स्किन की रक्षा करता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर आपसे कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर अपने चेहरे पर लगाकर जाएं, अपने स्किन पर लगाकर जाएं। लेकिन एक दिन अचानक अगर आपका डॉक्टर आपसे कहे कि आपकी सनस्क्रीन बेअसर है और आपको UV रेज की वजह से स्किन कैंसर हो गया है या हो सकता है, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? आप भी शायद यही सोचेंगे कि जरूर सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनी ने आपके साथ धोखा किया है। आपकी जो सनस्क्रीन है वो काम नहीं कर रही। जो सालों से आपको UV रेज से बचाने का दावा करती रही, वो सनस्क्रीन असल में नकली निकली। अब ऑस्ट्रेलिया में यही सवाल राष्ट्रीय बहस बन चुका है। वहां सनस्क्रीन के बारे में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसका नाम है चॉइस ऑस्ट्रेलिया। उसने वहां बाजार में बिकने वाली कई मशहूर और महंगी सनस्क्रीन क्रीम्स की जांच करवाई। इस जांच रिपोर्ट में 2 चौंकाने वाली बातें पता चली। पहला, जांच की गई 20 में से 16 सनस्क्रीन क्रीम्स मानकों पर खरी नहीं उतरी और अपने दावों पर वो फेल हो गई। और दूसरा, जिन कंपनियों ने 50+ SPF यानी 50+ सन प्रोटेक्शन फैक्टर का दावा किया था, उनका SPF सिर्फ 4+ निकला। यानी दावों और प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अंतर था, 12 गुना का अंतर। जब जांच की गई तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में लंबे समय से बेची जा रही इन क्रीम्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई। कई मशहूर और बड़े ब्रांड्स पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनके विज्ञापन देख देख कर लोग इन सनस्क्रीन्स को खरीद रहे थे। हालांकि ऐसी कंपनियों ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा है कि यह जांच रिपोर्ट सही नहीं है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के जो मामले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वहां हर 3 में से 2 लोगों को कभी ना कभी स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 2000 लोगों की स्किन कैंसर से
मौत हो जाती है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में नो हैट नो प्ले का नियम बहुत आम हो गया था। उस समय सनस्क्रीन के विज्ञापनों में यह चेतावनी दी जाती थी कि धूप से कैंसर हो सकता है और सनस्क्रीन ही इस कैंसर से आपको बचा सकती है। अब ये सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं। पहली रिपोर्ट जारी होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की सरकारी मेडिकल एजेंसी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। अब तक 18 प्रोडक्ट्स को बाजार से हटा दिया गया है और 20 प्रोडक्ट्स के लिए चेतावनी जारी की गई है। यह सनस्क्रीन घोटाला वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, आपका इससे क्या लेना देना, लेकिन अब पूरी दुनिया के सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की जांच की मांग हो रही है कि पूरी दुनिया में ही इनकी जांच होनी चाहिए। अगर यह घोटाला ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है तो भारत में भी हो सकता है। भारत में भी सनस्क्रीन बेचने वाली कंपनियां यही दावा करती हैं कि उनकी जो क्रीम है वो यूवी रेस से आपकी रक्षा करती है। भारत में हर साल 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं और आप ही लोग खरीदते हैं इनको। यानी भारत में भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करने का चलन अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी इसकी जांच जरूरी हो गई है। आज हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, ताकि यह पता चल सके कि हमारे देश में जो सनस्क्रीन बिक रही हैं कहीं वो भी आपके साथ धोखा तो नहीं कर रही। इसलिए इस प्रकार की जांच, हम तो कहते हैं कि सिर्फ सनस्क्रीन ही नहीं, जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी जांच भी सरकार को करवाते रहना चाहिए। आप भी सावधान रहिएगा और ये देखते रहिएगा कि कहीं बाजार में आपको भी इस तरह के नकली प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचे जा रहे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।